अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। दैट्स अबाउट द एस लॉग एलिमेंट्स, राइट। तो आपकी यानी केमिस्ट्री का जिस पोर्शन का अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट्स अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो आप लोगों ने उसमें जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। और जब आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया था तो उसमें आप लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें को हम लोग 4 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक को आपने कहा था ये एस ब्लॉक होता है, दूसरे को आप लोगों ने पी ब्लॉक का नाम दिया था। एस और पी ब्लॉक के दरमियान में जो आपके पास जो है वो आपके पास एलिमेंट्स थे उनको आप लोगों ने टी ब्लॉक का नाम दिया था। और एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो आपके पास मतलब 28 एलिमेंट्स की जो दो हॉरिजॉन्टल रोज आपके पास थी जिसको आप लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं उनको आप लोग एफ ब्लॉक के अंदर प्लेस करते हैं। तो आपका ये जो प्रेजेंट चैप्टर है दैट्स अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग स्टडी करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास हम लोग ने पढ़ा था कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग ने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई जो है वो आपके पास जो है वो किया हुआ है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A जो कि आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है दैट व्हाई वी कॉल दीज वन ग्रुप 1A एंड 2A एलिमेंट्स एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, एस ऑर्बिटल में जो है वो प्रेजेंट आपके पास होता है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जो टोटल इवन यानी ये वाले एलिमेंट्स ग्रुप 1A एंड 2A के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन और जो है वो हीलियम जो है वो भी आपके पास क्या होता है, उसको भी हम लोग एस ब्लॉक जो है वो के एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एस ऑर्बिटल का ही पार्ट आपके पास होते हैं, राइट। अब पहली जो चीज़ है हम लोग ने ये कहा कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है उनको हम लोग अल्कली मेटल्स भी जो है वो कहते हैं। अब अल्कली मेटल्स क्या है, वो ये कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन और कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स। आपके पास होता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें उसमें टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है। उससे नीचे जो है आपके पास जो अल्कली मेटल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंकियम आपके पास जो है वो आपके पास होता है। तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स आपके पास हैं इन तमाम एलिमेंट्स को यानी हाइड्रोजन को निकाल के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स जो है वो कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यानी जो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन मेटल्स होती है दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स आपके पास होती है। यही वजह है कि जब आप इनमें से कोई भी मेटल ले लेते हैं और आप उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन आपके पास है। ठीक है, यानी अगर आप फर्ज करें आप सोडियम को लें, आप उसको पानी में डिजोल्व करें तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। अब अल्कली जो है अगर हम उसको डिफाइन करें वो कहते हैं कि ऐसी बेस्ड वाटर सॉल्युबल होती है क्योंकि देखिए ना क्योंकि वो अब अगर फ़र्ज़ करें आप सोडियम को पानी में डिज़ोल्व करें और क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बन रहा है और आप पढ़ते हैं कि बेस वो चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो। तो इसलिए आप कहते हैं कि द बेस विच इज़ वाटर सॉल्युबल इज कॉल्ड एज अ अल्कली आपके पास है। अब वर्ड जो अल्कली है दैट इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम एन अरेबिक लैंग्वेज और अल्कली का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ऐश होता है। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि जो अरब्स थे वो इस टर्म को इस्तेमाल करते थे इन मेटल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनको जो कुछ प्लांट्स के जो लीफ एशेस थे उसके अंदर जो है वो आपके पास क्या था, सोडियम और पोटाशियम के ऑक्साइड्स जो है वो प्रेजेंट थे। तो इसलिए वो इन मेटल्स के लिए अल्कली मेटल्स की टर्म को जो है वो क्या करते थे, इस्तेमाल जो है वो आपके पास करते थे, राइट। अब अल्कली मेटल्स होती हैं और जो आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपके पास होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो आपके पास कहलाते हैं। इसके अंदर आपके पास बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है और रेडियम आपके पास होता है।
ठीक है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको क्यों कहते हैं, अगर आप इनके ऊपर भी गौर करें, अल्कलाइन का मतलब ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी मेटल है और उसको भी आप पानी में डिसॉल्व करें तो उसके रिजल्ट में आपके पास अल्कलीज जो है वो बनती हैं, बेसिक सोल्यूशन आपका जो है वो आपके पास बनता है। और दूसरी बात ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको हम लोग कह रहे हैं क्यों, बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्थ क्रस्ट, के जो आपका अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर इन मेटल्स की जो है ये इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स या कार्बोनेट्स फॉर्म है, यानी मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट या सिलिकेट्स वगैरह की फॉर्म में ये चीज़ें हैं आपके पास क्या होती हैं, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होती हैं, राइट। तो नेक्स्ट आप लोग देखें कि आपके सामने मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास जो है वो गिवन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं। ये आप इसमें ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंकियम है, जबकि ग्रुप 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम आपके पास है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हमने अल्कली मेटल का, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कहा। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में जो है वो देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने इन मेटल्स को जो है वो ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया और ऑरेंज पोर्शन आपको नज़र आ रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर जो है वो आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अब जितनी भी आपके पास जो है वो मेटल्स हैं, हमने अल्कली मेटल्स को जो है वो पढ़ लिया है। चाहे वो आपके पास अल्कली मेटल्स हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो आपके पास होती है। जब आपने एलिमेंट्स की मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं कि मेटल्स ऐसे तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम इनको अल्कली, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मेटल्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कोई भी जो आपके पास एलिमेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब आपके सामने नीचे जो है इन एलिमेंट्स के जो है वो आपको नाम जो है वो दिए गए हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंकियम है। नेक्स्ट आगे उनके सिंबल्स हैं। लिथियम के लिए Li होता है, सोडियम के लिए Na होता है, पोटाशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, रुबिडियम को Rb से, सीजियम को Cs से और फ्रेंकियम को Fr से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट उनके एटॉमिक नंबर जो है वो गिवन है कि हर एलिमेंट आपको पता है कि उसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर आपके पास होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली रेफर कर रहा होता है टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और आपको ये चीज़ भी मालूम है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसके बाहर, यानी न्यूक्लियस से बाहर जो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट आपके पास होते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ के एटॉमिक नंबर का पता है तो हम उसको बेस बना के उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं वो आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर में आप लोग स्टडी कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, कि हम जो है जो आपने स्कूल वाला जो है कि को बेस बना के हम लोग जो है वो पूरा उसको करते हैं और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूशन उनकी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अब ना आपके पेपर्स में जो है वो इसके बारे में मतलब आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने को नहीं कहा जाता, सिर्फ आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो ये है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स जो है वो गिवन थे इनके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि सब का जो आउटर शेल है, चाहे वो लिथियम का 2s1 है, सोडियम में 3s1 है, पोटाशियम में 4s1 है, रुबिडियम में 5s1 है और सीजियम में जो है 6s1 है और फ्रेंकियम में आपको 7s1 नज़र आ रही है। यानी ये चाहे कोई भी आपके पास एलिमेंट आपके पास है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल में जो है वो प्रेजेंट आपके पास है। और अगर आप गौर करें ये सारी जो अल्कली मेटल्स हैं दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर s ऑर्बिटल आपके पास है। इसलिए अब जब आपके पास इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये अपना वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत आसानी से जो है वो लूज करके ये कौन सी टाइप के आयंस बनाते हैं, आयन तो बनेगा, वाई बिकॉज द इलेक्ट्रॉन लॉस इज अकरिंग।
लेकिन जो आपके पास आयन बनेगा वो क्या होगा, मोनोपॉजिटिव आयन। ये क्यों मोनोपॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, क्योंकि इनके पास आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट आपके पास होता है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और ये ज़्यादातर किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को कैटाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इनका जो है लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई भी और चीज़ को एक्सेप्ट करके एनाइन बना लेता है, और जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द कैटाइन और एनाइन, वो आपके पास क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाता है। इनके अंदर अगर आप इनका जो अपेरेंट चार्ज जो है वो देखें तो वो क्या होता है, +1 होता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम क्लोराइड, अब इस सोडियम क्लोराइड में आपको नज़र आ रहा है कि जो सोडियम है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1A से, और आपको नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सोडियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, +1 का पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास प्रेजेंट होगा, राइट। अब नेक्स्ट आपको इनके कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जो है ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने ये इस चीज़ को स्टडी किया था कि आपके पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेसिकली दैट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब जब आप लोग इनऑर्गेनिक की बात करें, हमने कहा कि हम उसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम लोग उसमें उन तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर भी होगा। अब आपको ऊपर उन सारे जो है वो एलिमेंट्स के नाम नज़र आ रहे हैं। अब हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होगा, उसका हर हमने पढ़ा था कि जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हम लोगों ने कहा था कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास होता है, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स जब आप इनको ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो लिथियम जो है वो टॉप पे प्रेजेंट होता है, और जो सीजियम है वो आपके पास क्या होता है, जो है वो प्रेजेंट होता है, बॉटम पे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसी हिसाब से आपने उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ की जो है वो बात करते हैं, यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। एटॉमिक रेडियस भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है। तो आप देख रहे हैं कि लिथियम का 123 पिकोमीटर होता है और सीजियम का 235 होता है। इसी तरह आयनिक रेडियस भी क्या आप लोग बात करते हैं, आयनिक रेडियस कब बनता है, जब यही एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और आयनिक फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि अब एलिमेंट्स में से उनके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो स्नैच आउट करने के लिए आपको खास अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपके पास कम होती जाती है, ठीक है। इसी तरह डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप आपके पास इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैस बढ़ है तो मैस के बढ़ने से आपके पास डेंसिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आपके पास हो गई। इसी तरह अगर हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो है वो बात करें तो जितने भी आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके नाम आपके सामने गिवन है। बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है, बेरियम और रेडियम। नेक्स्ट उनके सिंबल्स गिवन है, उससे नेक्स्ट उनके एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास गिवन है। अब इनकी भी जो आप कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि इनके जो आउटर मोस्ट, इन ये भी एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके भी में भी जो है वो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम के केस में 2s2 है, मैग्नीशियम के केस में 3s2 है, कैल्शियम के केस में 4s2 है, स्ट्रॉन्शियम के केस में 5s2 है, बेरियम के केस में 6s2 है, और रेडियम के केस में आपके पास क्या है, 7s2 आपके पास है। यानी इनके आउटर मोस्ट में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन होते कितने हैं, 2 आपके पास होते हैं। इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज जो है वो करके ये मोनोपॉजिटिव आयन नहीं बनाते, बल्कि ये डाई पॉजिटिव आपके पास आयन जो है वो बनाते हैं। इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जीज की वजह जो है वो लो होती हैं, क्योंकि ये भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज जो है वो कर देती हैं। और अगर आप ये देखें कि
ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये भी आपके पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आपके पास जो है वो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन है या कोई भी हैलोजन है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायनिक फॉर्म में आ जाते हैं। और जो बॉन्ड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होता है, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड जो है वो कहते हैं। अब इनकी जो अपेरेंट चार्ज होता है वो क्या होता है, +2 आपके पास जो है वो होता है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है वो क्या नज़र आ रहा है कि फिजिकल कांस्टेंट्स हैं ग्रुप 2A के, आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। और मैंने आपको ये कहा है कि आप देखिए, जब हम लोग ज़ाहिर है अब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपके पास डिस्कवर हुए, तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया। किस चीज़ के ऊपर जो है वो काम किया कि इनका एटॉमिक नंबर की डिटर्मिनेशन उन्होंने की। फिर उन्होंने हर एलिमेंट को लेकर उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके ये फाइंड किया, यानी बेरियम को लिया, उसको मेल्ट किया, मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैग्नीशियम को लिया, उसको जो है वो मेल्ट किया, कैल्शियम को ले लिए, स्ट्रॉन्शियम को ले लें, बेरियम को ले लें, उसको मेल्ट किया। मेल्ट करने से पता चल गया कि वो कौन सा टेम्परेचर है, क्योंकि ये सारी मेटल्स आपके पास सॉलिड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो आप जब इनको हीट करेंगे तो वो टेम्परेचर जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब वो मेल्ट हो गया, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी चीज़ बॉयल करना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो आप वो पॉइंट भी जो है वो क्या कर देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। अब एक चीज़ आपको जिसका आइडिया होना चाहिए वो क्या है कि मतलब हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास जो है वो होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर कौन सी मेटल जो है वो है। अब इसमें हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने इन तमाम चीज़ों को स्टडी किया था कि जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है हमने पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो बॉन्डिंग वीक होती जाती है और चीज़ों को बॉयल करना भी आपके लिए आसान होता जाता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस भी देख लें, बड़ा है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डाउन मूव करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ते हैं और साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। इसी तरह जब इनमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस अक्कर हुआ तो उसके बाद आयनिक रेडियस को भी जो है वो डिटर्मिन किया गया, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी को भी फाइंड किया गया कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करें तो कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, डेंसिटी को, हाइड्रेशन एनर्जी को। अब ये चीज़ें जो हैं, यानी ये आपसे पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग इन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो स्टडी जो है वो करते हैं, उनके उन पैरामीटर्स को जो है वो स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि जो है वो इनमें से इलेक्ट्रॉन को मतलब रिमूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, क्या ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखेंगे या नहीं रखेंगे, या इनकी डेंसिटी कितनी है। और आपको जो है ये पता होना चाहिए कि अगर आप इनके 1 मोल ऑफ आयंस को पानी में डिज़ोल्व करें तो कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो क्या होगी, लिबरेट आउट होगी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अब आपके पास जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो ये कहती हैं कि ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी, आपके पास जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते, बल्कि ज़्यादातर आपके पास कंबाइंड स्टेट के अंदर जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट आपके पास होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट मेटल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, सोडियम, और आपके पास क्या होता है, पोटाशियम जो है वो आपके पास है। और वो ये कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट का अराउंड अबाउट 2.4% जो है ये आपके पास होती है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो आपका अर्थ क्रस्ट है वो किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। नीचे आपके पास उन कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप बने के मेटल्स प्रेजेंट है, और हमने पढ़ा है कि ये फ्री स्टेट में नहीं होती, कंबाइंड स्टेट में होती है, तो ज़्यादातर ये मिनरल फॉर्म्स में होती हैं।
उन मिनरल्स के नाम गिवन है, स्पोडोमीन है, रॉक सॉल्ट है, चिली सॉल्ट पीटर है, नेट्रॉन है, ट्रोना है, बोरिक्स है। आप इन तमाम के तमाम जो है अगर आप मिनरल्स में गौर करें, क्योंकि उनके आगे जो है वो उनके फार्मूलाज जो है वो आपके पास गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम के तमाम मिनरल्स के अंदर कोई ना कोई जो है वो अल्कली मेटल जो है वो आपके पास क्या है, प्रेजेंट आपके पास है। लिथियम का जो है मोस्ट कॉमन जो है वो आपके पास मिनरल स्पोडोमीन होता है। सोडियम काफ़ी सारे जो है वो मिनरल्स का पार्ट होते हैं। पोटाशियम के भी आगे मिनरल्स का उन्होंने आपको जो है वो नाम जो है वो दे दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो लिथियम है, मैंने आपको अभी बताया है कि वो एक कॉम्प्लेक्स मिनरल की फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोडोमीन कहते हैं। तो आपने इसका नाम जो है वो अपने माइंड में जो है वो आपके पास रखना है। बाकी हमने पढ़ा है कि जो सोडियम और पोटाशियम है, दे आर द मोर अबंडेंट इन नेचर आपके पास होते हैं। इसी तरह जो आपके पास वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी दो मेटल्स हैं ना, यानी रुबिडियम है या आपके पास सीजियम है, वो ये कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद पोटाशियम सॉल्ट डिपॉजिट्स आपके पास है। और बाकी जो है जो आपके पास फ्रेंकियम है वो नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर नहीं होता, बल्कि हम लोग ने उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो है वो लैब्स के अंदर हम लोग इनको प्रिपेयर जो है वो करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो हमने पढ़ा था कि दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल, so that's why they do not occur free in state, they are also present and available in nature in the form of minerals आपके पास है। अब मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है, दे आर वेरी अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। उसमें से आपने पढ़ा था क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपके पास है। और वो ये कहते हैं कि आपके पास जो आपकी अर्थ का जो आउटर पोर्शन है वो बेसिकली सिलिकेट्स होते हैं या एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ही मोस्टली जो है वो आपके पास जो है वो होते हैं। तो ज़्यादातर आपके पास जो आपकी अर्थ क्रस्ट है उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटाशियम आपके पास है। और वो रॉक्स फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास वो ये कहते हैं कि हमने ये तो पढ़ा है कि ये फ्री स्टेट में नहीं होती, ये ज़्यादातर मिनरल फॉर्म्स में होते हैं। जब ये रॉक या अर्थ क्रस्ट का पार्ट होते हैं तभी ज़्यादातर सिलिकेट्स फॉर्म में होते हैं। जब ये सी वाटर के अंदर होते हैं तो जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि जो सी वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो वहाँ उसमें मैग्नीशियम हेलाइड भी जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी तरह आप लोगों ने जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने ये कहा होगा कि जो आपके पास मैग्नीशियम है वो एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज़ का, क्लोरोफिल का आपके पास है, ठीक है। और जो कैल्शियम है उसके दो कंपाउंड्स आपके पास मोर रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसमें आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड आपके पास जो है वो आ जाता है। तो आपने इन दोनों के नाम प्रेजेंट है। कैल्शियम वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर प्रेजेंट होता है। एक हमारा जो स्केल्टन है उसको बनाने में भी उसका एक बहुत पार्ट है। हमारी बोन्स में होता है, टीथ में होता है, जो सी शेल्स आपको नज़र आते हैं, जो एग शेल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट आपके पास है। तो नीचे आपके सामने जो है जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम हैं, आगे उन मिनरल्स के नाम हैं जिसके अंदर जो है या आमतौर पर प्रेजेंट आपके पास होते हैं, और नेक्स्ट उनके फार्मूलाज आपके पास गिवन है। और आप देख सकते हैं कि इनके फार्मूलाज को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह डोलोमाइट है या इप्सम सॉल्ट है या एस्बेस्टॉस है, आप लोग देख सकते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो क्या है, प्रेजेंट आपके पास है, ठीक है। उसके बाद यानी ये अब तक जो है हम लोगों ने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टडी कर चुके हैं, उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फिजिकल कांस्टेंट्स और उसकी अकरेंस को जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है ग्रुप 1A का फर्स्ट मेंबर आपके पास होता है, ठीक है। वो ही आपसे कहते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर होता है ना किसी भी ग्रुप का, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बाकियों की निस्बत जो है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफरेंट जो है वो आपके पास होता है, ठीक है। तो हम लोग अब लिथियम है बिलोंग ग्रुप 1 से करता है, लेकिन अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ में जो है वो बाकी मेंबर से डिफरेंट होता है, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं कि जो इसका एटॉमिक रेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 है आपके पास है, ठीक है। इसका जो आयनिक रेडियस होता है, यानी ज़ाहिर है ये है तो मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगी, ये भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर देती है, लूज़ करके आयनिक रेडियस जो आयंस जो है वो बनाती है। और इसके जो आयन का साइज़ होता है वो कितना होता है, 60 पिकोमीटर होता है, जबकि इसके जो नीचे सोडियम प्रेजेंट होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 95 पिकोमीटर। यानी इसका एटॉमिक रेडियस भी छोटा होता है और इसका आयनिक रेडियस भी बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत क्या होता है, छोटा आपके पास है। अगर वो छोटा होगा तो वो ये कहते हैं कि उसकी, देखिए चार्ज तो उसके ऊपर वही है, +1 है। कोई भी अल्कली मेटल है तो उसके ऊपर चार्ज 1 होगा, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लिथियम का, दैट इज स्क्रीन्ड ओनली बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल, जिसकी वजह से इसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें वो कितना होता है, 3 होता है, 1s2 2s1, ठीक है। यानी इनका इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो s2s1 आपके पास होता है। तो वो ये कहते हैं कि इसके न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान सिर्फ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल वाले जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच आउट करना जो है वो क्या होता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल आपके पास होता है, इसलिए दैट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अदर ग्रुप्स ऑफ ग्रुप 1 आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कहते हैं कि जो लिथियम है वो ये कहते हैं कि दैट इज मच हार्डर एंड लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। एक तो ये हार्डर है, दूसरी आपके पास क्या है, लाइटर आपके पास होते हैं, क्योंकि इनका मास ही कितना होता है, 3 जो है वो आपके पास इनका इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि मेटल्स में जो ये एलिमेंट्स हैं, ज़ाहिर है ये मेटल्स हैं तो इनमें सॉल्ट बनाने की भी प्रॉपर्टी होती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप लिथियम के सॉल्ट देखें, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड देखें, लिथियम फ्लोराइड देखें, लिथियम फॉस्फेट देखें, लिथियम कार्बोनेट देखें, यानी ये सॉल्ट सारी मेटल्स बनाएगी। जिस तरह सोडियम भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन जब लिथियम के जो ये वाले सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में इतने अच्छे सॉलेबल नहीं होते जितने जो है वो आपके पास क्या होते हैं, बाकी अल्कली मेटल्स के होते हैं। रीज़न ये होता है कि इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और जब इनमें बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ही सॉलेबिलिटी आपके पास क्या होती है, कम आपके पास होती है। इसके साथ साथ लिथियम जो है वो आपके पास क्या होता है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स बना फॉर्मेशन क्या है, कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जो है वो आपके पास स्टडी करेंगे। वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल्स में से लिथियम में ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स को बनाने की, बाकी जो है ये इस प्रॉपर्टी को जो है वो शो जो है वो आपके पास नहीं करते, ठीक है। इसी तरह हाँ जो है वो क्या होता है कि जो लिथियम आपके पास होता है वो ये कहते हैं कि अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो पानी के साथ बहुत स्लोली जो है वो रिएक्ट्स करता है, जबकि अगर आप बाकी अल्कली मेटल्स को देखें तो दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली आपके पास है, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग जो है लिथियम के सॉल्ट्स जो है वो आपके पास बनाएं, यानी अगर सॉल्ट बन रहा है तो सॉल्ट का एक एनायनिक पोर्शन होता है और एक कैटायनिक पोर्शन होता है। इसमें जो लिथियम होगा वो कैटायनिक पोर्शन होगा, और बाकी जो एनायनिक पोर्शन है वो ये कहते हैं कि दे आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। इसके साथ साथ अनलाइक अदर अल्कली मेटल, लिथियम ज़्यादातर बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड्स वगैरह को नहीं जो है वो आपके पास बनाते, ठीक है। अब जब भी आपने यानी किसी भी जो है वो एलिमेंट को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग यानी उसके ऊपर सारे फैक्टर्स जो है वो लगाते हैं। मतलब आप उसको पानी में भी डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप उसको ऑक्सीजन के साथ भी उसका रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, आप उसका नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे, आप उसका कार्बन के साथ भी रिएक्शन करवा के चेक करेंगे क्या ये नाइट्राइड्स बनाएगा, क्या ये कार्बाइड्स बनाएगा, क्या ये ऑक्साइड्स बनाता है ये नहीं बनाता। या आप ये भी चेक करते हैं कि हम अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है, अगर हम उसको पानी में डिज़ोल्व करें क्या वो पानी में डिज़ोल्व होता है या नहीं होता, या अगर हमारे पास उस एलिमेंट या उस मेटल के कोई सॉल्ट्स हैं तो क्या वो पानी में सॉल्युबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से जाहिर है वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग लिथियम में या कोई भी और अल्कली जो है वो मेटल है, आप दोनों को क्या करें, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन जो है वो करवाएं। वो ये कहते हैं कि जो लिथियम है वो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, जबकि बाकी जो आपके पास मेटल्स होती हैं
आपके पास पर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं और आपके पास सुपर ऑक्साइड्स भी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग लिथियम का बाइनरी कंपाउंड बनाएं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, वो ये कहते हैं कि इसका जो लिथियम हाइड्राइड अगर आप बनाते हैं, ठीक है, आप मतलब बाकी भी आप सोडियम हाइड्राइड भी बनाएं, आप पोटाशियम हाइड्राइड भी बनाएं, लेकिन जो लिथियम हाइड्राइड है वो अगर उसकी स्टेबिलिटी की बात करें, दैट इज़ मोर स्टेबल देन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। इसके साथ साथ जो लिथियम है वो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दैट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो वो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक के बजाय किसी हद तक क्या होते हैं, दे आर मोर कोवेलेंट इन नेचर आपके पास होते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर वो कोवेलेंट इन नेचर है तो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी क्या होंगे, ज़्यादा सॉल्युबल आपके पास होंगे, ठीक है। अगर हमने पढ़ा था कि क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगर ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप जो है लिथियम के, यानी आप लिथियम लें, उसको आप स्ट्रांगली हीट करें और उसके ऊपर से आप लोग एसिटाइलिन को जो है वो, यानी इथाइन को अगर आप लोग गुजारें, तो ये जो है वो आपके पास मेटल एसिटिलाइड्स नहीं बनाता, जबकि बाकी मेटल्स वगैरह मेटल एसिटिलाइड्स बनाते हैं। और मेटल एसिटिलाइड क्या होते हैं, या आप लोग जो है वो जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में के चैप्टर में स्टडी जो है वो आपके पास कर चुके हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप जो है वो लिथियम लें, इसके कार्बोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स भी होते हैं, अगर आप उसको जो है वो डीकम्पोज करने की कोशिश करें तो इस वो ये कहते हैं कि ये डीकम्पोज होकर, यानी लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं या लिथियम के नाइट्रेट्स हैं वो दोनों डीकम्पोज होकर लिथियम के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जबकि अगर आप उसके मुकाबले में कोई और मेटल ले लें, कोई और अल्कली मेटल ले लें, उसके नाइट्रेट्स, जिस तरह आप नीचे आपको सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो नज़र आ रहा है, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम इसके नाइट्रेट्स को जो है वो डीकम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो वो डीकम्पोज इस फॉर्म की तरह नहीं होते, बल्कि वो जो है वो आपके पास क्या होंगे, उसके नाइट्रेट जो हैं वो और प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे, वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अपने ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होते, तो ठीक है। इसी तरह जो लिथियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लोग लें, वो ये कहते हैं कि जब आप उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके पास लिथियम ऑक्साइड्स के अंदर। लेकिन वो ये कहते हैं कि बाकी जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप लोग अल्कली मेटल्स का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करें तो सिर्फ लिथियम ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, बाकी रिएक्ट नहीं जो है वो आपके पास करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 14 है वो ये है कि अगर आप लिथियम का जो है वो आप क्लोराइड लें, वो ये कहते हैं आप उसको पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक जो है, यानी उसमें आप बीकर को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हीट अप आपके पास हो जाएगा। जबकि अगर आप सोडियम क्लोराइड को या पोटाशियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन होगा, यानी आपका जो बीकर होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है, यानी हम ये पढ़ते हैं कि जो लिथियम है, चाहे उसके जो कंपाउंड्स है, उसका बिहेवियर भी जो है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द कंपाउंड्स ऑफ अदर अदर अल्कली मेटल्स आपके पास हैं, ठीक है। और लिथियम कार्बाइड जो है वो ये कहते हैं कि लिथियम कार्बाइड कब बनता है, जब लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। और वो ये कहते हैं कि आपके पास लिथियम इज़ ओनली अल्कली मेटल जो कि आपके पास जो है वो मेटल कार्बाइड जो है वो बनाएगा बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ कार्बन विद द लिथियम आपके पास है। सो आपने जब इसके अंदर हमने जब इसके पेक्यूलियर बिहेवियर देखा तो मैंने आपको ये कहा कि जब हम कोई भी एलिमेंट जो है वो लेते हैं तो हम उसको डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। उसकी डिटेल के अंदर स्टडी करने का मतलब ये है कि आप उसको उसकी ये भी देखेंगे कि वो हार्डर है या लाइटर है, इट्स रिएक्टिव और अनरिएक्टिव। आप उसका पानी के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे, आप उसमें से एयर पास करके भी जो है वो देखेंगे, आप उसका हैलोजेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे और जो है वो
हेलाइड्स बनाएंगे, आप उसका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे, आप उसका कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आप उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आप उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उन कंपाउंड्स को लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो मतलब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। फिर आपके पास क्या होता है कि इनके कोई कंपाउंड्स हैं तो आप उसकी डीकम्पोजिशन भी चेक कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड है उसको जो है वो हीट करें तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है वो आपके पास हो जाता है। तो इसलिए जो है ये जो है हमारे आज का लेक्चर था।